गुड इवनिंग बच्चों, मैं अमित त्रिपाठी एटीवी साइंस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों के डिस्कशन का मैटर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एग्जाम के लिए काफ़ी बड़ा वेटेज है केमिस्ट्री में। आज केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूं। तो केमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। फैंटास्टिक केमिस्ट्री। वी आर हियर टू डिस्कस very short topics in the organic chemistry which are very valuable for scoring good marks in the examination. So here we go. तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास एक निकोलस लेमरी नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दुनिया के सारे सब्सटेंसेस जो उस समय अवेलेबल थे सबको कैटेगराइज किया। कैटेगराइज करने में उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई थी। एक पहला कैटेगरी था मिनरल सब्सटेंसेस। मिनरल सब्सटेंसेस, the substances which can be obtained from the earth crust, that are mineral substances. The second one, botanical substances. Botanical substances, the substances which are obtained from the plant or vegetation. And the third one, zoological substances. Zoological substances में the substances which are obtained from the animal being. बाद में लिवोशियर ने सोचा कि सारे के सारे एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर और एनिमल्स होते हैं कंज्यूमर। तो हम लोग भी एक एनिमल ही हैं। तो बोटेनिकल सब्सटेंस, हम लोग भी वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं। तो मैटर ये करता है कि बोटेनिकल सब्सटेंस यानी जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस, वो एनिमल्स में हो सकते हैं। तो इन दोनों को कंपोजिटिवली बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस कहा गया। बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस ये बन गए बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। उनका सोर्स क्या डिसाइड किया गया? सोर्स लिविंग बीइंग। अब वो लिविंग कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। तो लिविंग बीइंग में हमारे पास दोनों कंसीडर होंगे। तो लिविंग बीइंग से मिलने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको हम लोगों ने बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस बोला। और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस में, क्योंकि हम एनिमल जो होता है, एनिमल बेसिकली, एनिमल को बायोलॉजी में एक टर्म और बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से वर्ड से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाया। द सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग हैव लार्ज कार्बन कॉम्पोजिशन एक्सक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड एंड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस को छोड़ करके बाकी जितने भी थे सबको ऑर्गेनिक सब्सटेंस माना गया। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहां से, ऑर्गेनिक जो टर्म है वो डेराइव हुआ है ऑर्गेनिज्म से। तो यहां से मालूम चला अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the substances obtained from living being and have large
कार्बन कॉम्पोजिशन excluding कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी थे सबके सब जिसमें कार्बन था उनको रखा गया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमने ये देखा कि कार्बन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज अबाउट 0.03%। लेकिन फिर भी कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड हमें मिले और इतने मिले कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में कार्बन की जो कंपाउंड्स थे वो लगभग 7 लाख से भी ऊपर हो गए। जब 7 लाख से भी ऊपर हो गए तो प्रॉब्लम आई कि अब क्या करें, क्यों ऐसा कर रहा है। तो इसके लिए हमें कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा जो ये डिसाइड करेंगे कि कार्बन के कंपाउंड इनऑर्गेनिक के कंपाउंड के कंपैरिजन में इतने ज्यादा कैसे हो गए। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये भी एक डिफरेंस आता है कि कार्बन के कंपाउंड और अदर कंपाउंड में से कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा क्यों हैं। तो उसके लिए हमें कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत सा मैटर ऐसा जो लेफ्ट हो जाएगा लेकिन वो एग्जाम के बेसिस पर थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है और जो मुझे लगता है ऐसा, तो हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन 99% चांसेस हैं जो मैं बता रहा हूं उसमें से मैक्सिमम कुछ ना कुछ आना चाहिए और इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब कार्बन की प्रॉपर्टीज में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ये बताती है कि कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज्यादा हैं। तो ऐसे में सबसे पहली चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन देखेंगे तो इसका सिंबल है 6C12। 6C12 मींस एटॉमिक नंबर इसका 6 और एटॉमिक मास नंबर 12 है। अगर कार्बन के अंदर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ना तो ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है, ये कैसा है, ये मेटेलाइड है। ये मेटेलाइड है। अब मेटेलाइड क्या है कि ये क्या करेगा, इसके पास दोनों बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन देना और लेना, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों का ये शो करेगा अपना बिहेवियर। तो मैटर क्या करता है कि इसमें 4 है तो ये क्या करना चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ऑर्बिट है तो ये अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो सेकंड ऑर्बिट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो इसके पास ऑप्शन में क्या है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट है ये। अब टेट्रावैलेंट एलिमेंट है तो इसके पास 4 ऑप्शन है, 4 तरफ से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है। और क्योंकि क्लास 10th में ऑफ बाउ और हुर्ट्ज प्रिंसिपल पढ़ाया नहीं होता उसको दूसरे तरीके से समझेंगे कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पेयरिंग करना चाहता है। तो पेयरिंग करने के लिए पास इसके लिए 4 एंडिंग्स हैं। ये एक जैसे एलिमेंट से या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने साथ वैलेंसी में ऐड कर सकता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है। इसलिए भी इसके नंबर ऑफ कंपाउंड बहुत ज्यादा हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली लेगा भी नहीं। ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा। ये शेयर करेगा तो शेयरिंग में होता क्या है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो कि ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रिपेयर होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनके कंपैरिजन में कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से तैयार होते हैं उनमें एनर्जी कम लगती है। तो इसलिए एज दूसरा रीजन हो गया
कोवैलेंट, ये कोवैलेंट टेंडेंसी वाला एटम है, टेंडेंसी एलिमेंट। तो बेनिफिट क्या मिलेगा इससे? एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड रिक्वायर्स या रिक्वायर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू covalent bond. So with small energy, carbon makes more compounds. शेयरिंग करेगा तो कंपाउंड बनाएगा, और कंपाउंड बनाएगा तो इलेक्ट्रोवैलेंट के कंपैरिजन में ही जल्दी जल्दी बना लेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करना है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्ट नहीं करना है, बल्कि शेयर करना, और शेयर करना आसान होता है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है? कैटिनेशन एक अलग टाइप की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कार्बन की। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है या प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या कहता है कि कार्बन के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अपने ही जैसे आइडेंटिकल एटम्स के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना सकते हैं। इस चेन बनाने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन हैज प्रॉपर्टी टू लिंक विद identical atoms to form a chain of different number of carbons. Different number of carbons. This property is catenation. तो एक कार्बन, दो कार्बन, 10 कार्बन, 40 कार्बन, 50 कार्बन, 60 कार्बन, ऐसे मिल करके उनके साथ अलग अलग एलिमेंट जुड़ेंगे, कंपाउंड बनाएंगे और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। तो इससे भी ढेर सारे कंपाउंड और कार्बन वाले तैयार हो गए। तीसरी और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रिपेयर करते हैं। तो आइसोमेरिज्म द प्रॉपर्टी टू शो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला for definite molecular formula of different family, अलग अलग फैमिली के एलिमेंट बना सकता है या कंपाउंड बना सकता है। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे तो अलग ही कंपाउंड होगा। तो इसमें आइसोमेरिज्म बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 5 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। सबसे पहला C, P, F, M और T। C चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म,
मैरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, ये हमारे पास 5 टाइप की आइसोमेरिज्म हो गई। और इस 5 टाइप की आइसोमेरिज्म में अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाएंगे, डिफरेंट फैमिली के होंगे। तो है तो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन इनके ढेर सारे स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनका भी फॉर्मेशन, फिर उनके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, पाई इलेक्ट्रॉन या कहें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, साइड चेन का लिंकेज, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, या टॉटोमेरिज्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट एंड राइट साइड अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन कंपाउंड या कार्बन एलिमेंट्स का कनेक्ट होना या एटम्स का कनेक्ट होना, इनसे ढेर सारी प्रॉपर्टीज और ढेर सारे कंपाउंड और नए बन जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड हो गए। इनके बाद एक आता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी है एक, जहां पर बहुत सिंपल ढेर सारे कंपाउंड आपस में मिल करके एक जैसे मॉलिक्यूल मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। उसे हम बोल देते हैं पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन में क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ a large molecule by associating large number of simple and lighter identical molecules under high temperature and pressure condition। तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि हमारे पास आता है N, जहां पर N है लगभग 1000 नंबर ऑफ एथिलीन या एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में ये NCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड होल N, जहां पर N अप्रॉक्स 1000 होता है, इतना मॉलिक्यूल मिलकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये बन जाएगा एथीन से पॉलीएथिलीन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पॉलीथीन। ये हो गई एक पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टी। अब कार्बन बेसिकली हमारे पास, कार्बन के पास अटैच होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन मोस्ट अब्यूंडेंट एलिमेंट है इस यूनिवर्स का, तो उससे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिल जाता है। और हाइड्रोजन के पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसकी पहली ऑर्बिट ही लास्ट ऑर्बिट होती है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, अपने ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। तो शेयरिंग के लिए कार्बन अवेलेबल है, तो ऐसे करके कार्बन बेसिकली हाइड्रोजन से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। रिजल्ट क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब आते हैं बात, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हो, उनको हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड formed by carbon and hydrogen are
हाइड्रोकार्बन। अब ये हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, कार्बन के पास हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा और कार्बन मिलेगा, इनसे कुछ अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलकर बनेंगे। तो उनके मिलने और बनने की कैटेगरी के बेसिस पर, प्रोसेस के बेसिस पर, स्टाइल के बेसिस पर हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। तो बहुत शॉर्ट में देखेंगे, इसको एल्गोरिथम बेस पर देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। पहले मिलेगा हमें ओपन चेन और नॉर्मल, इसको सिंपली एन से लिख देते हैं। ओपन चेन और फिर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन या फिर इनको बोल देते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल या फिर नॉर्मल हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या फिर एलिफैटिक। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन या फिर साइक्लिक बोल देते हैं इनको, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास क्या है, अगर कार्बन की चेन में ओपन एंडिंग्स मिलते हैं, जैसे कार्बन से अटैच हुआ ये, और इधर भी एक ऐसे ये चेन बन गई, यहां पर हाइड्रोजन होंगे, लेकिन कार्बन को देखो ये ओपन एंड है, ये ओपन एंड, ये तो ऐसे ओपन एंडिंग्स मिल रही है तो वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। और अगर कार्बन मिल करके एक चेन ऐसा बनाए जिससे एक कोई क्लोज्ड फिगर तैयार हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, ऐसा कुछ बन के तैयार होता है, उसको बोल देते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में फिर से दो कैटेगरी आ जाती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड में क्या होगा, सैचुरेटेड में कार्बन से कार्बन का लिंक सिंगल बॉन्ड के थ्रू होगा, तो उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऐसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन से कार्बन के बीच का लिंकेज सिंगल बॉन्ड से होता है, उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इनकी रिएक्टिविटी या क्या रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, इसलिए उनको लीस्ट रिएक्शन वाले ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और लीस्ट को बोल देते हैं पैराफिन, मींस पैरा एफिन्स। पैरा मींस लीस्ट, एफिन्स मतलब एक्टिव, तो पैराफिन्स। और इन्हीं पैराफिन्स के खानदान को बोला गया एल्केन। और एल्केन को बनाने का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये जनरल फॉर्मूला है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फैमिली का कोई मेंबर आपको सर्च करने में काम आएगा। जहां पर n क्या है, 1 2 3 4 5 ये नंबर है, n की प्लेस पर 1 रखेंगे तो पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फैमिली का मेंबर मिलेगा, 2 रखेंगे दूसरा मेंबर, 3 रखेंगे तीसरा मेंबर, 4 रखेंगे चौथा मेंबर। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कार्बन अनसैचुरेटेड जिसमें कि सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अवेलेबल हो, मींस कार्बन से कार्बन की लिंकेज के बीच में जो चेन बनी है उसमें सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी हो, उनको बोल दिया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अगर अवेलेबल है चेन में, सिंगल बॉन्ड हो लेकिन इनके साथ साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो सैचुरेटेड फैमिली में चले जाते हैं। ये सैचुरेटेड फैमिली दो टाइप की होती है, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस।
एल्कीन में क्या होगा, कार्बन से कार्बन के बीच में अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए तो वो एल्कीन फैमिली से है, और अगर कार्बन से कार्बन के बीच में लिंकेज में कहीं पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो वो एल्काइन फैमिली का हो जाएगा। एल्कीन फैमिली का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, और एल्काइन में जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ये हो गए हमारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कैटेगरी दो टाइप की है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और हेट्रोजीनियस या होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक भी कहा जाता है इनको। तो होमोसाइक्लिक कह दें तो ज्यादा बेटर है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो और सारे के सारे कार्बन के, मतलब ऐसा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बना हो केवल, उसे बोलेंगे होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर पूरी साइकिल के अंदर, पूरी चेन के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इनमें से भी कोई एक एलिमेंट अटैच हो जाए तो वो हेट्रोसाइक्लिक होता है। जैसे पायरिडीन भी एक ऐसा ही कंपाउंड है। अब यहां से हेट्रोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन ब्रेक होता है या टर्मिनेट होता है, और यहां पर आता है होमोसाइक्लिक के लिए। होमोसाइक्लिक में हमारे पास दो हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक क्या है, एक ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर एक खास टाइप की स्पेशल स्मेल होती है, एरोमा होता है, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक। और इसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, एटलीस्ट अ बेंजीन रिंग must be there. No benzene ring, no benzene ring, बेंजीन रिंग भी नहीं होगी। और खास बात यह है कि साइक्लिक होने के बावजूद भी अपनी प्रॉपर्टी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की तरह शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे को बोल देते हैं एलिसाइक्लिक। है तो एलिफेटिक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं लेकिन होते साइक्लिक हैं, उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। और ये है एरोमेटिक। ये हमारे पास हो गया हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। अब हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ अलग अलग टर्म्स भी हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जरूरी भी है। क्या क्या है वो, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर की जब बात करें, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी भी ऑर्गेनिक या कार्बन चेन से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स which decides the physical and chemical properties of carbon chain in organic compound, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें
ये बनकर तैयार होगा। जैसे हमारे पास है एक सिंपल सा, अगर एक हेलोजन लग जाए चेन में, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। CHO लग जाए, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। O लग जाए, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और OH लग जाए, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। COOH लग जाता है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये सारे के सारे ये हैलाइड फैमिली का आता है, यानी हेलो एल्केन या हेलो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, ये एल्डिहाइड बनते हैं, ये ईथर बनता है, ये अल्कोहल्स बनते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली यानी एसिड ग्रुप बनता है। ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यही के सारे ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन चेन से अटैच होकर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। इनको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बाद होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ये होमोलोगस सीरीज क्या है? इन्होंने बताया कि फंक्शनल ग्रुप है, एक फैमिली होगी, एक फैमिली के एक सीक्वेंस से सारे के सारे मेंबर, ये देखा गया कि हमेशा CH2 से ही डिफरेंट होते हैं। मतलब अगर हम पहला अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का पहला मेंबर जो बनकर तैयार होगा वो होगा CH3OH। फिर उसके बाद दूसरा अगर लिखेंगे तो CH3CH2OH। फिर तीसरा लिखेंगे CH3CH2CH2OH। ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऐसे CH2 बढ़ाते जाइए तो इस अल्कोहल फैमिली का एक एक मेंबर मिलता जाएगा। ये कौन है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ऐसे सीक्वेंस से मिलते चले जाएंगे। तो इस सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज, यानी कि द सीक्वेंशियल पैटर्न, अ सीरीज फॉर्म्ड बाय continuous addition of a series formed by addition of single bond CH2 of any family a series formed by addition of single bond CH2 with a compound to have regular sequence of all members in a definite family of organic compounds। इसी को हम बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज। और ये देखा गया कि सब में अगर सीक्वेंस से जाना है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे अगर लाना है तो सब में CH2 का डिफरेंस होता है। किसका होता है? CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस होता है। इनको लगातार ऐड करते जाइए और एक के बाद दूसरा मेंबर आपको मिलता चला जाएगा। अब ये तो हो गया होमोलोगस सीरीज। अब फिर आते हैं बात नॉमेनक्लेचर की, यानी कि IUPAC की। IUPAC अभी डिस्कस नहीं करूंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट दूंगा। तो IUPAC में ये नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम रखने का पैटर्न है। नॉमेनक्लेचर सिस्टम यानी नाम रखने का सिस्टम क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो नॉमेनक्लेचर के सिस्टम थे। एक था पहला ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर और दूसरा था IUPAC। ये दो टाइप के हमारे पास नॉमेनक्लेचर सिस्टम थे। ये क्या था? नो लॉजिक सिस्टम था, नो लॉजिक फ्री स्टाइल सिस्टम था,
फ्री स्टाइल सिस्टम था। जैसे किसी ने ऑक्सीजन को सर्च किया और नाम रख दिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नाम रखा गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, पहले लाइफ गैस थी, फिर किसी और ने हेनरी कैवेंडिश ने बर्निंग गैस बना दिया, तो ढेर सारे अलग अलग आए। फिर हाइड्रोजन ढूंढा गया, हाइड्रोजन यानी कि वाटर को जनरेट करने वाला गैस, उसको हाइड्रोजन गैस बोल दिया गया। तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। जिसने ढूंढा या तो अपने नाम पे रख ले, कहां से मिला, जैसे मार्श गैस यानी दलदल, मार्श मतलब होता है दलदल, मार्शी प्लेसेस से मिली तो मार्श गैस हो गई। ऐसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये ढेर सारे गैसेस मिले और उनका नाम रख दिया गया। तो ये नॉमेनक्लेचर का ट्राइवियल सिस्टम है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, जिसका जो मन में आया वैसा रख दिया। एंड वी हैव टू लर्न द सेम विच इज टर्म्ड, इट इज गिवन द टर्म वॉट एवर गिवन टू इट। कोई भी टर्म अगर उसको दिया गया तो हमको वही याद करना पड़ेगा, इसे बोला गया ट्राइवियल सिस्टम। और फिर आया IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहां पर ये आया। ये सिस्टम क्या था? स्ट्रक्चरल बेस्ड था, स्ट्रक्चर बेस्ड सिस्टम, मतलब जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेस पर इसमें नाम रखे जाते हैं। और नाम रखने में कुछ बेसिक फंडामेंटल है। पहले तो रूट नेम, यानी कि बेसिक नेम क्या है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसका नाम रखेंगे मेथ से, 2 कार्बन है तो एथ से नाम रखेंगे, 3 है तो प्रोप से रखेंगे नाम, प्रोप, और सामने आगे कुछ लगाएंगे भी, जैसा भी उसका फंक्शनल ग्रुप होगा या किस फैमिली का है। 4 है देन ब्यूट, 5 पेंट, 6 है हेक्स, आगे 7 है हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, नोन, और 10 है तो डेक, और उसके आगे नाम लगाएंगे इसका। ठीक है, तो ऐसे बनके हमारे पास तैयार हुआ नॉमेनक्लेचर। इसके बाद चलेंगे हम एल्केन, यानी कि एल्केन फैमिली के मेंबर्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बनाना है। IUPAC से जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम के बेसिस पर। नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्दी IUPAC से रिलेटेड, उसको जरूर देखेंगे तो आपके कम से कम 4 नंबर 3 नंबर तो जब डिसाइड होंगे वो पक्के हो जाएंगे। ऐसे अभी आते हैं एल्केन फैमिली के लिए। एल्केन में एल्केन हमारे पास क्या है? द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉलोड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n+2 आर नोन एज एल्केन्स। द सैचुरेटेड hydrocarbons followed by the general formula CnH2n+2 are एल्केन्स। ये एल्केन फैमिली का है। अब N की प्लेस पर अगर 1 रखा जाए, ये फॉर्मूला है, तो हमारे पास पहला क्या आएगा? C1H2 1 जा 2 + 2 4, तो ये क्या बन गया? CH4। ये इस एल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। ऐसे ही N की प्लेस पर जब 2 रखा, N = 2, तो हमारे पास बन जाएगा C2H2 2 जा 4 2 6। N की प्लेस पर 3 रखा तो C3H 3 2 6 2 8। N की प्लेस पर 4 रखेंगे C4H10। ये इस टाइप से सीक्वेंस से आपको मेंबर मिलते चले जाएंगे। और इनका स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? CH4 यानी C एक सिंगल, 4 तरफ से 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए,
कार्बन की वैलेंसी 4 है, चारों तरफ जोड़ दिया, एक एक H, ये बन गया CH4। इसके बाद C2H6 की बात करें तो एक कार्बन, क्योंकि अल्केन फैमिली से इसका मतलब कार्बन से कार्बन का जोड़ने का सिंगल बॉन्ड पैटर्न है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है कार्बन को, एक वैलेंसी कंप्लीट हुई, बाकी बची कितनी, एक तो कंप्लीट हो गई, बचे 3, एक कंप्लीट हो गई, बाकी बचे 3, ये तीनों हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो ये बन गया इथेन का। ऐसे ही 3 का होगा, 1 2 3, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से, ये एक एक हाइड्रोजन, ये एक एक हाइड्रोजन, ऐसे जोड़ दीजिए और ध्यान रखेंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है तो 4 उसको चाहिए। अब यहाँ पर कार्बन से कार्बन जोड़ा, एक वैलेंसी कंप्लीट हुई, बाकी बचे कितने, 3 तरफ से आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जैसा चाहे वैसा स्ट्रक्चर बना लें। इसको हम बोलेंगे कि कंप्लीट हो गया। अब इनको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो CH4, इसको क्या लिख सकते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 पहला और फिर CH3, ये भी वही है। कंपोजिट फॉर्म में लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 अगेन CH3, क्योंकि ये कार्बन कार्बन का हमने लिंक शो किया है। तो ऐसे मेंबर आते जाएंगे। अब आते जाएंगे तो इनमें एल्केन बनाने के जो प्रोसेस हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे एल्केन बनाने के प्रोसेस। तो एल्केन बनाने के प्रोसेस में कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्केन, प्रिपरेशन मेथड्स फॉर एल्केन्स। एल्केन बनाने के लिए कुछ प्रिपरेशन मेथड है। सबसे पहले आते हैं तो हम एल्केन बनाए, अगर सिंपल डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम बेसिकली एल्केन बनाने की बात कर रहे हैं। तो एक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है या कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एल्काइल, एल्किल या एल्काइल, कुछ भी बोल दीजिए, ALKYL, एल्काइल, केवल एल, एल्किल या एल्काइल। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। और अगर ध्यान दो एल्केन का CnH2n+2, मीनिंग यह हुआ कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप। ठीक है, और ये एल्किल ग्रुप हो गया। इसमें भी कार्बन के नंबर लिखें तो पहला कितना हो जाएगा CH3, दूसरा कितना होगा C2H5, तीसरा कितना होगा C3H7। इस टाइप से बनते चले जाएंगे एल्किल ग्रुप। अब बनाने के प्रोसेस में अगर हम आएंगे तो जनरली मैं इनको R से रिप्रेजेंट करूंगा। आपको जितने कार्बन का चाहिए एल्केन, उतने कार्बन का एल्किल ग्रुप रख लीजिए और एंजॉय करिए अपना रिएक्शन को। तो सबसे पहले आते हैं, पहली रिएक्शन है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या कहता है कि अगर एल्किल हैलाइड, क्या करें, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम करवाएं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब एक R एल्किल हैलाइड में हम कोशिश करेंगे, हैलाइड खानदान में ज्यादातर आयोडीन पसंद करता हूं मैं, आप चाहें तो क्लोरीन रख लें। ठीक है, तो एल्किन X को हम हैलाइड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एस्टेटीन होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए रिएक्शन में इनको शो नहीं किया जाता है। तो इन चार से हम काम चलाते हैं। आई लव मोस्ट द आयोडीन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ गर्म करेंगे और 2 एल्किल हैलाइड लेंगे। तो दूसरा हम सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, तो R' ले लें, ये चॉइस तुम्हारी है। और क्या करेंगे रिएक्शन में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे तो ये R' के साथ अटैच हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, R' प्लस 2NaI। ये रिएक्शन का फंडामेंटल है।
आई की प्लेस पर आप एक्स रख सकते हैं। तो ये रिएक्शन करने का फंडामेंटल है। आपको एक हाइड्रो का, एक कार्बन का चाहिए अगर, तो आप यहां पर एक रखेंगे और यहां पर हाइड्रोजन से इसको रिप्लेस कर दें, तो ये वुड्स रिएक्शन नहीं रहेगी, लेकिन बिहेव बिल्कुल वैसे ही करेगी। इसका मतलब पहला, टू मेक मीथेन, मीथेन बनाने के लिए हम क्या करें, एक यहां पर लगाया CH3I प्लस 2Na प्लस यहां पर H लगा दें, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, और अब इसको रिड्यूस कर देंगे किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिड्यूस कर देंगे। तो ये H क्या करेगा, CH3 के साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस 2NaI। ये कौन है, देखो एल्किल में एक हाइड्रोजन वापस आ गया, तो कौन बनेगा, एल्केन, क्योंकि एल्किल में से एक हाइड्रोजन ऐड होता है तो एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो एल्किल। अब ये CH3 और H हो गया, मतलब टोटली CH4 बन गया, इसका नाम है मीथेन। अब हम ऐसे ही क्या करें, दो कार्बन का एल्किल ग्रुप लगाएंगे, यानी एक यहां लगाएंगे, एक यहां और एक यहां। ये है हमारे पास फंडामेंटल रिएक्शन। तो हम लगाएंगे CH3I प्लस 2Na, इसी रिएक्शन को फॉलो करेंगे। फिर दूसरा भी लगाते हैं CH3I, सेम प्रेजेंस ड्राई ईथर, ड्राई ईथर क्या बन जाएगा, ये देखो CH3 इस CH3 के साथ जुड़ेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI, ये रिएक्शन होगी। ये कौन है, C2H6, किसका नाम है, ये किसका नाम है भाई, ये है अपना जाना माना पहचाना पुराना इथेन, इथेन का है, यानी मिथेन भी बना लिया हमने, इथेन भी बना लिया। अब R की प्लेस पर एक कार्बन का, R' की प्लेस पर दो कार्बन का रख दो, तो यहाँ प्रोपेन बन जाएगा, या दो कार्बन का यहां रखो, यहां पर एक कार्बन का रखो, तो फिर से दोनों जोड़ करके तीन कार्बन का एल्केन बना देंगे, दैट इज नोन एज प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जितना चाहो उतना बना लो, चॉइस इज योर्स, एंजॉय बाय योरसेल्फ। क्लियर। अब ये हो गया पहला फंडामेंटल रूल। अब आते हैं सेकंड के लिए, जिसका नाम है फ्रैंकलैंड सिंथेसिस। क्या नाम है, फ्रैंकलैंड सिंथेसिस, जिसमें प्रेजेंस का कोई बवाल नहीं है, आप बिना प्रेजेंस के काम भी करा सकते हैं। प्रेजेंस किसकी चाहिए, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे, अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। तो दूसरा हमारे पास रिएक्शन आती है फ्रैंकलैंड सिंथेसिस। फ्रैंकलैंड सिंथेसिस में अब इसको याद करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि एग्जाम में चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप, इसलिए बात नहीं करूंगा। तो फ्रैंकलैंड सिंथेसिस में क्या होगा, सेम रिएक्शन RI प्लस, लेकिन अब प्रेजेंट यहाँ पर मेटल कौन सा यूज करेंगे, सोडियम यूज नहीं करेंगे, अब जिंक यूज करेंगे। तो RI प्लस Zn प्लस R' give rise to R' प्लस ZnI2। ये रिएक्शन होगी फंडामेंटल। जैसे रिएक्शन होगी तो ये दोनों R' जुड़ जाएंगे और यहां पर मिल जाएंगे, और फिर क्या होगा, नाटो 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 नाटो, RR हो गई ना, एक R कम, इसलिए नाटो नाटो से हो गया। तो अब RI, ये यहाँ पर क्या होगा, एल्किन हैलाइड जिंक मेटल के साथ गर्म किया जाएगा, हीट किया गया, और सीधे बन गया एल्केन खानदान के मेंबर्स आपको मिलते चले जाएंगे, एक एक कार्बन का। अब यहाँ पर भी आप अगर हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा मीथेन। अगर एक एक कार्बन का एल्किल ग्रुप रखेंगे, एल्किल ग्रुप का जनरल फार्मूला R की जगह पे क्या रखेंगे, CnH2n+1, ये CnH2n+1 का मेंबर रखेंगे एक एक का। तो इथेन, एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो मिथेन, एक एल्किल, यहां पर भी एक एल्किल ग्रुप, यहां पर भी इथेन, यहां एक का, यहां पर दो का प्रोपेन, दो का ब्यूटेन, ऐसे बनते चले जाएंगे। जैसे RI प्लस Zn प्लस R' गिव राइज टू RR' प्लस ZnI2। अब जरा इसको ध्यान दो, लर्न करने का तरीका। यार केमिस्ट्री आई तो बोलेंगे, एक बच्चे ने कहा अपने फ्रेंड से, यार तुमको केमिस्ट्री आती है, बहुत पढ़ाया अमित त्रिपाठी ने, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो बोला कि हाँ मुझे तो थोड़ा थोड़ा आया।
तो दोनों में डाउट था, तो एक बच्चे ने दूसरे से पूछा यार तुमको क्यों भाई केमिस्ट्री यार आई, तो बोले यार जान आई आर, इसको हम क्या करें पलट के लिख दें आई आर डैश, क्या लिखे केमिस्ट्री के लिए हम बात कर रहे हैं कि यार आई तुमको समझ में, यार आई, तो बोले जान आई यार, क्या बोले जान आई आर, तो बोले चलो भाई, अरे यार जान आई तो कम से कम तुम्हारे मन में तो जान आई कि हाँ भाई केमिस्ट्री तुमको समझ में आ रही है मित्र पार्टी से, ठीक है। तो इस तरह से लर्न करने के बहुत से तरीके हैं, ये केवल एक फन है जो डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर स्टडी करनी है तो लेबोरियस बनना पड़ेगा, यूनि डायरेक्शनल ब्रेन होना चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट उस पर ध्यान देंगे, कभी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको एंजॉय करके उसको लर्न करने का तरीका याद रखवाते हैं, एक कोई फॉर्मूला हो, ऐसा नहीं है। दिमाग में जितना गार्बेज तैयार करोगे उतने में ही गार्बेज से चीजें बिनने में टाइम लगता है। इसलिए सीधे सीधे फंडामेंटल पढ़ें, बेसिक रूल्स पढ़ें, स्ट्रिक्टली पढ़ाई करें, स्टूडियस मटेरियल अपने अंदर ग्रैस्प करें, तो उसके बाद एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो बंद इसको हटाता हूं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक होता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट, क्या नाम है उसका, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एक्स की प्लेस पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो सकता है, आर की प्लेस पर वही CnH2n+1 वाला, और ये मैग्नीशियम। इसको हम क्या कर दें कि अगर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, कौन सी लिसिस, हाइड्रोलिसिस, कौन सी लिसिस, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या करेंगे, इसका फंडामेंटल क्या है, RMg और X के साथ हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, HOH यानी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस क्या कहता है कि लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करें और कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, तो यहाँ पर ये क्या करता है, RMgOHX, ये सब मिल गया, ये R इसके साथ ये H R के साथ अटैच हो जाएगा, तो रिएक्शन बन जाएगी RH प्लस MgOH और देन X, बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम है इसका, बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। अब देखो एक कार्बन का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 Mg और I X की प्लेस पर I रख दें, मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, इसका भी नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, प्लस H और यहां रिएक्शन करवाएंगे OH, ये आपस में मिल जाएंगे और क्या बन के आपको मिलेगा, CH3H यानी कि CH4 प्लस MgOH और देन I। ऐसे ही दो कार्बन का रखेंगे, CH3 CH2 देन MgI, फिर से H और सिंगल बॉन्ड OH, ये वाटर ही है भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां से बस MgI को पकड़ना है और बाकी CH3 बन जाएगा, तो आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस MgOH देन I, ये बन गया इथेन, ठीक है। एक तो प्रोसेस ये हो गई। दूसरा क्या करेंगे, इसको रब करेंगे और आगे कुछ करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद बनाने के मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिएगा, रिएक्शन बनाने के लिए भी आ सकता है। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले एल्कीन खानदान में ले लें। इस रिएक्शन में आप कम से कम 2 कार्बन वाला एल्केन ग्रुप ही एल्केन मिल सकता है आपको। तो क्या करेंगे, CH2 एल्कीन फैमिली से है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2
इसमें रिएक्शन H2 से करवाएंगे निकल कैटलिस्ट और आयरन, निकल कैटलिस्ट और मॉलिब्डेनम MO मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में हम करवाएंगे, हीट करेंगे लगभग 73 डिग्री सेल्सियस, 70 72 75 को जैसे रख लेंगे। और ये दोनों H क्या करेंगे, एक यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा। जब दोनों जुड़ ही गए तो इसके पास पहले दो जुड़े हुए थे, एक और जुड़ गया तो एक बॉन्ड कम हो जाता है, तो ये बन जाएगा CH, दो थे एक और जुड़ेगा CH3, डबल बॉन्ड थे एक बॉन्ड कम होगा सिंगल बनेगा और फिर CH3 नीचे भी सेम, और ये क्या बन गया इथेन। अब ऐसे ऊपर दो कार्बन का नीचे एक कार्बन का रखेंगे तो प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो चाहे वो बना लें। ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोलिसिस। ये एक प्रोसेस हो गया। अब हम बात करते हैं एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में मिथेन या इथेन का एग्जांपल लेके करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं मिथेन का। तो मिथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं, अगर लगभग दोनों में सेम है। मिथेन की केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और भी बहुत सी ढेर सारी रिएक्शन है जो हम आपको सिखा सकते हैं, जिसको बनाने में आपको आसानी होगी। तो मीथेन बनाने की केमिकल प्रॉपर्टी, मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहली हम लोग लेने वाले हैं कंबशन। कंबशन क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और स्लो बर्निंग प्रोसेस। कंबशन क्या है, स्लो एंड स्लो बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग प्रोसेस जिसे हम हिंदी में सुलगना कहते हैं, ऐसे जले। और बर्निंग यानी फायर की तरह फ्लेम के साथ जले वो अलग ही होगी। तो ये स्लो बर्निंग प्रोसेस है। स्लो बर्निंग प्रोसेस में ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, बर्न करेंगे। तो कंबशन में पहली चीज आ जाता है, क्योंकि एल्केन का पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़े, एल्कीन पढ़े या एल्काइन पढ़े, तीनों के लिए सेम प्रोसेस रहेगी। क्या रहेगी, पहला इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सफिशिएंट सप्लाई दें ताकि पर्याप्त क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल जाए। और ऐसे अगर कंबशन करवाएंगे तो आपने अगर मीथेन यूज किया है CH4 और रिएक्शन करवा रहे हैं O2 से, बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 और H2O, रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे और आपका काम तमाम। तो ये वाटर मिल गया। और अगर हमने क्या किया, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर कर दें हम, अभी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, और आप करें, इसको कंफ्यूजन ना हो, अंडर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, और ये अंडर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर अगर करते हैं तो क्या होगा, यही एल्केन O2 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CO और H2। और अगर इन द एब्सेंस ऑफ एयर करें, थर्ड वन, इन एब्सेंस ऑफ एयर हम करते हैं तो CH4 हमने बस बर्न किया, एयर नहीं रहेगी, तो क्या मिलने वाला है हमको, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। अब इसमें कभी कभी साथ साथ इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी, हीट प्लस लाइट भी मिल सकता है बर्निंग में। तो हीट और लाइट भी मिलेगी, यहां पर भी हीट और लाइट मिल सकती है।
हीट प्लस लाइट, यानी कि मिलना क्या है बेसिकली, कंपोजिटिवली इसको बोले सिर्फ एनर्जी, यानी एनर्जी मिलती है। इन दोनों को मिलाकर के क्या लिख सकते हैं, एनर्जी। लेकिन यहां पर एनर्जी नहीं मिलेगी, यहां में सिर्फ कार्बन ब्लैक मिलेगा, जिससे हम रिएक्शन करवाएंगे। अब क्या होगा, अब इस रिएक्शन के बाद सिचुएशन ये आती है, हैलोजिनेशन करवाएंगे। हैलोजिनेशन में भी सेम प्रोसेस, यहां पर 3 कैटेगरी में हम लोगों ने कंबशन कराया है। अब ऐसे ही हैलोजिनेशन करवाएंगे। तो हैलोजिनेशन यानी रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन मतलब एक्स, एक्स का मतलब अपने वही कल्लू बल्लू इधर आते हैं, तो एसिडी लेना नहीं है। फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन, जिसमें से फ्लोरीन को कम लीजिए, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को लीजिए। इन तीनों की प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी होती है। तो हैलोजिनेशन में हम क्या करेंगे, एल्केन लेंगे। तो पहला हैलोजिनेशन हम करेंगे इन द सन, इन द सन, मतलब धूप में अगर करवाएं तो क्या होगा, तो फिर होगा क्या भाई, कुछ नहीं होगा। CH3 और H, हमने CH4 को ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करवाएंगे, क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl यानी Cl2 से रिएक्शन करवा दी गई। अब होगा क्या, सन की प्रेजेंस में ये HCl, यानी ये हमने ऐसे लिखा H न्यू, जिसको बोलते हैं सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो ये Cl और ये एक H मिल करके क्या बनाएंगे, HCl, और इधर क्या बचेगा CH3 और ये Cl, CH3 Cl, क्लोरोमीथेन नाम इसका, क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन इसका नाम, ये कैसे रिएक्शन होगा, विद एक्सप्लोजन, विद एक्सप्लोजन, यानी धमाके के साथ ये बनेगा, बस रिएक्शन यहीं पर फाइनल हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन आती है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे, यही क्लोरीन रखेंगे, बट इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में अगर लाइट कराएंगे। डिफ्यूज का मतलब है घर के बाहर धूप हो तो घर की रोशनी, धूप की रोशनी हमारे घर के अंदर आ रही हो, तो जो रोशनी आएगी उसे हम बोलेंगे डिफ्यूज्ड सनलाइट। और जहां पर डायरेक्ट धूप आएगी उसको बोलते हैं सीधा सन या इन द सन। तो यहाँ पर सन में नहीं होगी रिएक्शन, डिफ्यूज्ड सनलाइट में होगी, यानी कि उसकी रोशनी होगी लेकिन धूप नहीं होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, CH3, इसको करने का शॉर्ट मतलब थोड़ा सा अच्छा तरीका, कन्वीनियंट है बस, और कुछ खास नहीं। CH4 Cl2 क्या होगा, बिल्कुल यही रिएक्शन बार बार फॉलो होगी। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर HCl बनाएंगे, बाकी आपस में जुड़ जाएंगे। तो C, एक हाइड्रोजन यहां से कम हुआ, कितना बना CH3, यहां से एक Cl जाएगा तो Cl प्लस HCl। अब इसमें फिर से यही रिएक्शन होगी, कब तक होती रहेगी, जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन हट न जाए। तो CH3 और ये Cl, फिर से Cl2 क्या बना, फिर से एक हाइड्रोजन कम होगा, अब बन जाएगा CH2 और Cl2, फिर HCl, फिर से CH2 Cl2 और Cl2 से रिएक्शन होगी इसमें, तो क्या आ जाएगा, अब यहां पर 2 था तो एक हाइड्रोजन बचेगा, तो CH Cl3 प्लस HCl, बड़ा फेमस नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म जब भी रखा है तो बॉटल में, डार्क कलर की बॉटल में और अंधेरे में रखा जाता है, ठीक है, तो ताकि वो सनलाइट ना पड़े, न वरना रिएक्शन आगे होने लगेगी और ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब क्या होगा, ये रिएक्शन फिर से आगे मूव करेगी, CH सिंगल बॉन्ड Cl3 प्लस Cl2 गिव राइज टू, अब एक हाइड्रोजन बचा था वो भी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा CCl4, नाम क्या है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl, नाम है इसका कार्बन टेट्रा
क्लोराइड। ये रिएक्शन होगी, लेकिन ये रिएक्शन नहीं है। हम लोग बहुत से लोग आपको ऐसे बताते हैं कि ये रिएक्शन ऐसे होती है, ना, कतई नहीं होती। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है और एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि ऐसा होगा। इंटरमीडिएट के बारे में आप कोई कंफर्म नहीं मालूम होता, जो कि मैकेनिज्म डिसाइड करती है। तो अब क्या करेंगे, इसकी फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी। तो फाइनल रिएक्शन में जरा इसको रब कर दूंगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और नीचे लिखूंगा फाइनल रिएक्शन इसकी, यानी जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखा जाए रिएक्शन में ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो देखो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट देखो इसके और इसके दोनों एक जैसे हैं, तो कैंसिल कर देंगे। इधर ये दोनों कैंसिल, इधर ये दोनों कैंसिल। तो क्या होगा, CH4 से स्टार्ट हुआ था, Cl2 कितनी बार, 4 बार लिए गए। यहां पर ये सारे कैंसिल हो गए, ये बचा CCl4 अपने पास है, CCl4 प्लस 4 टाइम्स HCl। ये रिएक्शन हो गई फाइनल। तो आप चाहें तो ये स्टेप करके दिखाएं, क्योंकि बड़ी आसान है, इसलिए हर जगह सब लोग ये बताते हैं ओह माय गॉड बहुत बड़ी रिएक्शन है। रिएक्शन बड़ी कुछ नहीं है यार, सिर्फ ये रिएक्शन है फाइनल। ये तो बेवजह दिखाते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। जब वो पूछे कि इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाइए करके, तब ये प्रोसेस करिए, अदरवाइज फाइनल रिएक्शन आपको ये लिखनी है। यही है आपका आंसर, ठीक है। पूछा गया हैलोजिनेशन ऑफ मिथेन दिखाएं। ऐसे ही इथेन में भी क्या करेंगे, ClCl रिप्लेस करेंगे जब तक कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। तो 2 कंडीशन हो गई। और अब आते हैं, जब यही रिएक्शन डार्क में होगी तब क्या होगा। जब रिएक्शन डार्क में देखेंगे, इन डार्क, तो हमने बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनको रिएक्शन करने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं रहती, बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो क्या होगा, जब भी एल्केन खानदान का कोई भी कैंडिडेट Cl2 या हैलोजन से रिएक्शन करेगा इन डार्क, अंधेरे में, तो क्योंकि एनर्जी बहुत कम है तो अब ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं, मतलब नो रिएक्शन। आपको आंसर में यही मेंशन करना है। तो ये हो गया रिएक्शन करने का तरीका। अब इसके बाद ये तो हो गए हमारे पास, हैलोजिनेशन हो गया, कंबशन हो गया। इसके बाद सिचुएशन ये होगी कि जितने भी एल्केन हैं, ये सारे के सारे एल्केन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन भी करते हैं। ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, पहला कंडीशन ये आपने ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, कोई भी एल्केन लिया, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन का, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या कीजिए, डाइल्यूट H2SO4 प्लस Na2Cr2O7 से रिएक्शन करवा दीजिए। तो एल्कोहल पहले बदल जाता है किसमें, एल्केन बदल जाता है एल्कोहल में। फिर इसको आगे फिर से यही रिएक्शन करवा दीजिए, डाइल्यूट H2SO4। हालांकि इसके आगे पूछेगा नहीं, क्योंकि इस बार काफी रिड्यूस सिलेबस है। तो देखते हैं भाई, CH4 हमने लिया, ऑक्सीडेशन करवाया, सेम यही प्रेजेंस रखी, ये हमारी फंडामेंटल रिएक्शन है। तो एक कार्बन का हमने एल्केन लिया, तो एक कार्बन का एल्कोहल मिलेगा, और नाम क्या रखा जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा CH3OH। नाम है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ये हमारे पास हो गया मिथाइल एल्कोहल। ऐसे 2 कार्बन का ले लें, CH3, फिर से रिएक्शन ऐसे करवाएंगे ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा, CH3 और ये CH2OH, 2 कार्बन का एल्कोहल मिलके हमें रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी प्लेस पर अगर हम क्या करें, एल्केन का ऑक्सीडेशन कराएं, ओजोन की प्रेजेंस में, या रेड हॉट कॉपर
दूसरा फंडामेंटल है, एल्केन का ऑक्सीडेशन होगा कॉपर की प्रेजेंस में हम करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा ये, एल्केन सीधा कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड 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 बन जाएगा। जैसे हमने CH4 लिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया, रेड कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर, तो क्या होगा, या हम कभी कभी ये रिएक्शन करवा देंगे, KMnO4 एसिडुलेटेड KMnO4 करवा दें, एसिडुलेटेड ओजोन की प्रेजेंस करवा दो भाई, ओजोन की प्रेजेंस में करवा दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन का एल्डिहाइड, क्या नाम होता है, HCHO। दो कार्बन बचे, एक ऑक्सीजन लग गया, दो ले लीजिए, दो कार्बन बचे तो H2O, ये बन गया, क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही दो कार्बन के ले लिया, CH3 प्लस 2O गिव राइज टू CH3 CHO प्लस H2O, ऐसी रिएक्शन हो जाएगी, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड या फिर इसका नाम है एथेनल, इसका नाम मेथेनल, इसका नाम एथेनल, ये हो गया दूसरा। और तीसरा लेंगे एसिडुलेटेड KMnO4 की प्रेजेंस में, एसिडुलेटेड KMnO4 की, यानी कि एल्केन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम, एसिडुलेटेड KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये सीधे सीधे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे, ये CH4 है, ऑक्सीजन लिया हमने, और कितना लेंगे, फिर हमारे पास बन जाएगा HCOOH, और दो H कम हो गए तो H2O, यानी कि दो ऑक्सीजन अभी भी यूज होंगे। ऐसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 2O गिव राइज टू CH3 COOH प्लस H2O, ये बन गया फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन हमारे पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसी के बाद हम इसकी लैब प्रोसेस का भी डिस्कशन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन हो गया, अब इसके बाद लैब प्रोसेस ऑफ मीथेन अक्सर पूछा जाता है। लैब प्रोसेस ऑफ मीथेन में, तो लैब प्रोसेस ऑफ मीथेन में हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा कि एसिटिक एसिड मिला हमें, तो हम एसिटिक एसिड लेंगे CH3 COOH और इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा देंगे, Na से रिएक्शन जब कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3 COO Na, ये मिल जाएगा, और इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट फर्दर लाइम के साथ गर्म किया जाएगा, यानी क्विक लाइम के साथ। तो या कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो CH3 COO Na प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इधर जाएगा, सिर्फ H बचेगा, ये H इसके साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड H प्लस
Na2CO3, इसका नाम है, इसको नीचे एरो शो करेंगे, नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये नीचे रेजिड्यू की फॉर्म में रह जाता है या कहें वेसल में रह जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर चूने जैसा, और ये है अपने पास अपना वही जाना माना पहचाना पुराना मीथेन। क्या कहेंगे, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। तो ये हमारे पास आ गया मीथेन। मीथेन बनाने की लैब प्रोसेस क्या बोलेंगे, when the acetic acid is heated with the sodium metal, then sodium acetate is formed. When the sodium acetate reacts with soda lime, then methane is formed with leaving the sodium carbonate in the vessel. That's it. ये हमारे पास बन गया एल्केन। एल्केन खानदान का काम तमाम। अब आ जाते हैं एल्कीन। एल्कीन में हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है। अल्कोहल आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन क्या करें, सिलेबस भी तो ज्यादा है। एल्कीन में देखेंगे एल्कीन बनता कैसे है। सबसे पहले ये है क्या, एल्कीन है द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लिखूंगा नहीं, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन followed by the general formula CnH2n are alkenes, and in this family at least one double bond कार्बन लिंकेज इज प्रेजेंट, यानी पूरी की पूरी कार्बन चेन में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एल्कीन होगा। और कैसा हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा बनेगा, एल्कीन में हमें पढ़ना है बेसिकली एथीन। एथीन पढ़ना है, जिसका एथ है तो कार्बन कितने होने चाहिए, 2। एन की प्लेस पर 2 रखोगे तो आ जाएगा C2H2 इंटू 2 बन जाएगा C2H4। C2H4 स्ट्रक्चरल फार्मूला की अगर बात करें, स्ट्रक्चरल फार्मूला तो 2 कार्बन बनाइए, एक डबल बॉन्ड बचे, 2 हाइड्रोजन, H एंगल रहेगा 120 डिग्री का। ऐसे मीथेन को मैं भूल गया, ये मिलता है, ये मिलता है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, देन डॉटेड, देन डॉटेड, ये है H, ये है H, ये है H, ये है H, और ये जो बॉन्ड होगा 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है एंगल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, और इसका 120 पर बनता है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और सिंपल सा जो एक्सपेक्टेड या सिंपल स्ट्रक्चर उसको हम ऐसे दिखाते हैं मीथेन में, और इथेन में आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन जहाज जैसे भी बना दें, ऐसे लगा दीजिए, कैसे भी लगा दीजिए। तो ये आपका इथेन का एक स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं इनको बनाने की प्रोसेस, यानी प्रिपरेशन मेथड। बेसिकली लैब में ये कैसे बनाए जाते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड में प्रिपरेशन मेथड में अल्कोहल लें, और अल्कोहल लेने के बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज करेंगे। कौन सा यूज कर सकते हैं हम, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हैं, और एल्यूमिनियम AlOH थ्राइज इसका यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से आप जिसको चाहें उसका यूज करें। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर अलग करने वाला, और रेशन करवा देंगे। तो जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसा होगा, एक्सेस में, तो हमारे पास एल्कीन बन जाते हैं।
जो भी अल्कोहल होगा, नहीं एक कार्बन का अल्कोहल होगा तो एक कार्बन का एल्कीन बनेगा, लेकिन एक कार्बन का एल्कीन बन ही नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। दो कार्बन के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो कम से कम कार्बन भी दो होने चाहिए। यानी एल्कीन का पहला मेंबर, इट्स फर्स्ट मेंबर इज ऑफ 2 कार्बन्स। 2 कार्बन का इसका पहला मेंबर है, 2 कार्बन्स, यानी कि 2 कार्बन का अल्कोहल ले लें। 2 कार्बन का अल्कोहल लेंगे तो नाम रखेंगे, कौन सा लेंगे? CH3 CH2OH और H2SO4 ले लिया, और ये क्या बन जाएगा? 2 कार्बन का एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या होना चाहिए? वाटर निकलना है, तो CH3 एक H यहां से निकलेगा, यहां से H लेकर के ये OH निकल जाएगा और क्या बनाएगा? H2O। यही रिएक्शन है। हालांकि ये रिएक्शन इसमें H2SO4 रिएक्ट नहीं करता, H2SO4 की प्रेजेंस होती है, यानी ये रिएक्शन करता है और जैसा यूज करता है वैसा ही लास्ट में बना रहता है, बस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये बन गई इसकी लैब प्रोसेस। आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने भी बताया कि कंबशन, पहला कंबशन में क्या होगा? हमेशा कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा और O2 से रिएक्शन करेगा। 3 कंडीशन होगी, जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, जब ऑक्सीजन बहुत कम हो, या ऑक्सीजन हो लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में हो, और एक एब्सेंस में। तो हमें क्या मिलेगा? अगर सफिशिएंट क्वांटिटी है O2 की तो CO2 और H2O, फिर एनर्जी मिलेगी। अगर कब? सफिशिएंट। जब इनसफिशिएंट तो CO और H2, फिर भी एनर्जी। और एब्सेंस अगर देखा जाए, एब्सेंट किया जाएगा तो फिर क्या मिलने वाला है आपको? कार्बन ब्लैक। ये हो गई इसकी रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये क्या करता है? हमेशा एडिशन रिएक्शन देता है। और मीथेन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन। सैचुरेटेड है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप देंगे, तो एज कौन? एल्कीन। इट इज unsaturated so give addition reaction। ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। कैसे देते हैं भाई? जैसे एक CH2 ले लिया, कि डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, अब हमने क्या किया? H2 से रिएक्शन करवाया, तो इसको आप ऐसा दिखा सकते हो, H2, एक H इधर जाएगा, एक H इधर जाएगा और एक बॉन्ड कम हो जाएगा। इसको हाइड्रोजनेशन भी पीछे कर चुके हैं, CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3, ये रिएक्शन हो गई। ऐसे ही CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2, एसिड से रिएक्शन करवा दो, HCl। अब एक तरफ H चला जाएगा, एक तरफ Cl चला जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl। ऐसे ही आप जितने भी हमारे पास पोलर हैं, यानी कि एसिड जितने भी होंगे, एसिड कौन कौन से? HNO3 है अगर, तो कैसे करवाएंगे? एक तरफ H और एक तरफ NO3, H और NO3, एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ NO3। ऐसे ही अगर H2SO4 ले लेंगे तो एक तरफ H जुड़ेगा और एक तरफ SO3H। और जैसे HCl लिया था तो एक क्या करेगा? एक तरफ H होगा, दूसरा Cl जुड़ जाएगा। इसमें यहां पर ऐसे कनेक्शन कर देंगे और सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब जो इसकी मेन रिएक्शन आती है ओजोनोलिसिस, जो डिफरेंट है रिएक्शन। आधी रिएक्शन बताऊंगा क्योंकि आगे जितना भी रिक्वायर्ड हो उतना ही काम करेंगे। तो एल्कीन में हम क्या करेंगे? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसके साथ O3 से रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या करेगा ये? CH2 एक ऐसे O,
एक ऐसे O, ये इस तरह से जुड़ जाएंगे, ये एक डब्बे बॉक्स जैसा बन जाएगा, पेंटागन जैसा, और इसको बोलेंगे एथीन ओजोनाइड। ओजोनाइड। अब इसकी आगे अगर पूछा जाए कि आफ्टर ओजोनाइड व्हाट हैपन व्हेन इट्स हाइड्रोलिसिस इज देयर, तो हाइड्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, H3O+ शो करेंगे और जिंक की प्रेजेंस ले लेंगे, तो क्या होगा, ये ऐसे टूट जाएगा, O बच जाएगा, ZnO बन जाएगा, ZnO प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये क्या बन गया, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो गया। यही डबल बॉन्ड है, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में 3 बार रिएक्शन हो जाती है। ओजोनोलिसिस अगर हम करवाने ट्रिपल बॉन्ड की, यानी कि एथाइन की, तो एथाइन में क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CHO3 से रिएक्शन करवाएंगे, तो CH एक बॉन्ड ऐसा, ये ब्रेक होंगे, हमेशा नहीं, जब ओजोनोलिसिस करवाएंगे तब केवल, सॉरी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो क्या होगा, ZnO इधर ही बन जाएगा, और यहां पर CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, यानी कि इसको बोलते हैं आपके पास 2 अल्कोहल के ग्लाइऑक्सल, ये बन के तैयार होता है। ठीक है, तो आप अगर आपके पास ये हाइड्रोलिसिस न पूछी जाए तो यहाँ पर रिएक्शन शो करेंगे, थोड़ा सा बाकी आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट डे फिर से वीडियो लेकर के आऊंगा, इथाइन से स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए इसको तैयार करिए, और कल फिर से वीडियो आएगी, और जल्दी ही मैं 2 वीडियोस में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। रिएक्शन कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा, आगे क्या बनाना है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर से, और याद रखिएगा आपका अपना अमित त्रिपाठी, धमाकेदार फैंटास्टिक केमिस्ट्री में। तब तक के लिए बाय बाय।